Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English class 10th. Today we are going to start our second chapter, Chinese New Year. Chinese New Year means Chinese का नया साल. In this chapter we are going to know about the festival of Chinese, especially the New Year, कि कैसे वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या तैयारियां वगैरह करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. You have to underline the difficult words and write down their meanings on your book. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. Lunar calendar means Chinese का जो कमरी कैलेंडर होता है, means उनके चांद के हिसाब से जो कैलेंडर होता है उसे lunar calendar बोलते हैं. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ का जो न्यू ईयर होता है उस दिन छुट्टी होती है और ये साल का शुरू होता है, और ये जो छुट्टी होती है ये अहम तरीन छुट्टियों में से एक छुट्टी होती है चाइनीज़ के लिए. दी हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, मतलब इकट्ठा होना, गिफ्ट गिविंग, तोहफे देना, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन. ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक का मतलब ये है कि कोई ना कोई अलामती खाने खाना, और बाकी ये कि बहुत सारी सजावट करना, डेकोरेशन करना अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल. ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग. सबका मतलब एक मकसद होता है कि वो गुड लक को अपने लिए नए साल में वेलकम करें, और दूसरा ये कि बहार के मौसम को सेलिब्रेट करें. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. अब ये कि हम लोग इंग्लिश कैलेंडर यूज़ करते हैं जिसमें जनवरी, फरवरी और ये सिस्टम है, लेकिन कह रहे चाइना में क्या होता है कि जो उनके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं या ट्रेडिशंस होते हैं उनको वो अकॉर्डिंग टू द lunar कैलेंडर अपने हिसाब से उसको सेलिब्रेट करते हैं और अभी भी वो वाला कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, जो ल्यूनर कैलेंडर है वो फेजेस ऑफ द मून पे, मतलब मून के चांद के हिसाब से के ऊपर डिपेंड करता है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन द सन. जिसका जो साइकिल होता है, मतलब एक चांद जो अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करता है वो बहुत जल्द कर लेता है एज कम्पेयर टू द सन. चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर. कह रहे हैं कि चाइनीज़ का जो नया साल है वो कभी भी सेम डे नहीं होता हर साल. ये वही चीज़ है जैसे हम लोगों की ईद होती है बच्चे, तो हम लोग की ईद जो है एवरी ईयर वो चेंज होता रहता है. इसी तरह जो हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हमारा रमज़ान भी एवरी ईयर चेंज होता रहता है, क्योंकि हम वो अकॉर्डिंग टू द मून के डिसाइड करते हैं. इसी तरह इनका भी जो चाइनीज़ न्यू ईयर जो आता है वो एक दिन पे नहीं आता. जैसे इंग्लिश का तो हमें पता है 31 जनवरी एंड 31 दिसंबर और 1 जनवरी, ये दो जो दिन हैं इनको वो चाइनीज़ न्यू ईयर की को कंसीडर करते हैं. लेकिन चाइना में जैसे हम लोग अपनी ईद वगैरह मनाते हैं अकॉर्डिंग टू द मून, इसलिए होता है. ठीक, बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20. लेकिन कह रहे हैं ज़्यादातर ये क्या होता है कि जनवरी 21 या फरवरी 20 के दरमियान कोई सा दिन होता है जो इनका चाइनीज़ न्यू ईयर होता है. सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ. लेकिन क्या है कि ये जो पूरी जो सेलिब्रेशन करते हैं न्यू ईयर की या पूरी जो तकरीबात होती हैं वो एक महीने तक कंटिन्यू रहती हैं, एक महीने तक वो चलती रहती हैं. Here are some traditions associated with Chinese New Year. अब यहाँ पर ये आपको कुछ उनके नए साल के हिसाब से कुछ रवायात, कुछ उनकी रस्में बताएंगे. Number 1 is cleaning houses and new clothes. सबसे पहले कि वो घरों को बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ करते हैं कम्प्लीटली, जैसे हम लोग ईद से पहले करते हैं वैसा, और न्यू क्लोथ्स और नए कपड़े खरीदते हैं. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. कह रहे हैं कि नए साल से के पहले एक दिन, मतलब एक दिन पहले ये लोगों की रस्म होती है कि वो सब अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करते हैं, और उसके बाद
Doing this is said to clean out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. अब ये करने का उनका मकसद क्या होता है कि वो ये समझते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो जो पूरे साल, जो पिछले पूरे साल जो भी बैड लक हमारे साथ हुई है या कोई भी जो बुराई होती है वो घर से साफ हो जाती है और घर क्या होता है वो गुड लक और अच्छी चीजें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है. All cleaning must be finished before New Year's Day. सारी जो सफाई है वो न्यू ईयर दिन से पहले पहले खत्म हो जानी चाहिए. सो देयर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्च्यून ऑफ द न्यू ईयर. ताकि वो कह रहे हैं कि कोई भी हम चांस ना दें जो हमारी खुशबख्ती है उसको कबूल होने के लिए कि हम वो उसको एक्सेप्ट कर लें. ठीक. Wearing black is not allowed due to its association with death. काले रंग के कपड़े या काला कपड़ा अलाउ नहीं करते वो. क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये मौत की अलामत है. However, wearing red is encouraged. जबकि जो लाल रंग है वो पहना जाता है. उसका क्या है? उसकी encourage मतलब उसकी हौसला अफजाई की जाती है. Because this color is associated with warning of the bad spirits. कह रहे क्योंकि ये रंग जो है ना वार्निंग ऑफ द बैड स्पिरिट्स का मतलब ये है कि जो बदरूहें हैं, बैड स्पिरिट्स मतलब जो बुरी चीजें हैं उनको उनके लिए ये खतरे का साइन होता है और उनसे ये चीजें दूर हो जाती हैं मतलब रेड कलर से. चलें नेक्स्ट है कि डेकोरेटिंग द हाउस. अब डेकोरेटिंग द हाउस में क्या है? एंड अदर पॉपुलर कस्टम, रवाज, पॉपुलर मतलब बहुत ज्यादा मशहूर, is to hang up signs and posters on the doors and windows with Chinese word fu written on them, which means luck and happiness. क्या कह रहे हैं कि वो अपने घरों के बाहर या विंडोज के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के साइंस होते हैं और जिसके ऊपर क्या लिखा होता है? फो लिखा होता है, चाइनीज वर्ड. और इसका मतलब क्या होता है? वही खुशहाली और खुशकिस्मती. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. घरों के लिए फूल वगैरह खरीदना भी एक मामूल होता है क्योंकि ये क्यों है कि बाहर स्प्रिंग का मौसम आने वाला होता है, बाहर की आमद और एक नए साल के आगाज की ये अलामत होती है. नेक्स्ट है न्यू ईयर्स ईव डिनर. अब न्यू ईयर्स ईव डिनर में क्या होता है? ऑन द ईव ऑफ चाइनीज न्यू ईयर it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. वो कह रहे हैं कि जो नए साल की जो शाम होती है उस पे क्या होता है कि उनके ये भी उनका रिवाज होता है कि पूरी जो फैमिली है, पूरा जो खानदान है वो इकट्ठा होता है डिनर के लिए शाम के खाने पर और उसमें डिफरेंट किस्म की स्पेसिफिक फूड्स बनाई जाती हैं. स्पेसिफिक से मुराद ये होगा कि ऐसी फूड्स बनाई जाती होंगी जिसका कोई ना कोई सिंबल होगा. इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर. कह रहे कि 8 से 9 डिशेस बनाई जाती हैं. ठीक. और इसकी अब वजह क्या है कि Chinese language the word 8 means prosperity क्योंकि लफ्ज 8 का मतलब होता है तरक्की and the word 9 means का मतलब होता है long lasting मतलब ज्यादा देर तक, लंबे अरसे तक कायम रहने वाली चीज. See, next है giving good luck gift. Giving good luck gifts. It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. कह रहे ये भी उनका एक रिवाज होता है कि जो बड़े होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो बच्चों को लाल रंग का एक एनवेलप देते हैं. एनवेलप मतलब एक खत टाइप देते हैं जिसके अंदर क्या होता है? पैसे होते हैं. और ये किसका सिंबल होता है? वेल्थ का, दौलत का, तरक्की का. नए साल के मतलब नए साल में आपको दौलत और तरक्की मिले, पैसा मिले. इट इज ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू present red packets to unmarried members of the family. ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है कि घर के जो बड़े होते हैं वो अपने घर के
छोटों को जिनकी शादी नहीं हुई होती, अनमैरिड मेंबर्स को ब्रेड पैकेट्स देते हैं। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. कह रहे ये जो envelopes होते हैं, मतलब ये जो लिफाफे होते हैं, ये वो खोल नहीं सकते जब तक कि जिसको ये रिसीव किया है, जिसने ये इन्वेलप रिसीव किया है, वो देने वाले के घर से बाहर ना चला जाए। मतलब उधर उसके घर में नहीं खोलना, बाहर जाके आपने खोलना। ऑनरिंग द एनिमल, ऑनरिंग द एनिमल्स में अब क्या है कि जानवरों को ऑनर करना मतलब इज्जत देना। Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. These animals are often represent in decoration. अब Chinese zodiac का क्या मतलब होगा? आप लोगों ने देखा होगा ये जो zodiac signs होते हैं, मतलब हम ये जो होते हैं लियो, एरीज, सेजिटेरियस, कैंसर, ये जो हमने बनाए हुए हैं, बुरूज जो बनाए हुए हैं, जिसको उर्दू में बुरूज बोलते हैं, कि आपका स्टार कौन सा है। ये ज़ोडिक मतलब वो स्टार की बात कर रहे हैं। तो आपने अगर वो देखा हो कभी कि ये जो ज़ोडिक साइंस होते हैं 12, इनके अपने अपने एनिमल्स बने होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, स्कॉर्पियन जिसका वो होता है, उसमें मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो बना हुआ है, बिच्छू सा बना होगा, और इसी तरह जो लियो है उसके ऊपर शेर बना हुआ है, मतलब डिफरेंट एनिमल्स बने होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एवरी ईयर वो हर साल क्या करते हैं कि इन 12 जानवरों में से किसी एक जानवर को लेते हैं, मतलब हर साल किसी एक जानवर को रिप्रेजेंट करता है। इससे क्या होता है, दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशन, और इन एनिमल्स को वो सजाते भी हैं। मतलब जिस एनिमल, फॉर एग्जांपल अगर मैं लियो के लिए शेर को लेती हूँ, लॉइन को लेती हूँ, तो क्या करेंगे हम कि उस लॉइन को भी वो सजाते हुए फिजिकली भी सजाते हैं। Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. कह रहे कि उनका ये यकीन होता है कि जो लोग उस मखसूस जानवर के साल में पैदा हुए हैं ना, उसके अंदर उस जानवर की खुसूसियात होती हैं। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने 2020 को रिप्रेजेंट किया था चाइनीज ज़ोडिक साइन, जिसका एनिमल था लॉइन। तो वो समझते हैं कि अब इस पूरे 2020 में जितने भी लोग पैदा होंगे उनके अंदर लॉइन की, उस एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. अब वो कह रहे हैं चाइनीज का, चीनियों का जो नया साल होता है वो एक ऐसा मौका होता है कि जब सारा खानदान शुक्र करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलता है, और जो अपना पुराना साल उन्होंने गुजारा है उसके लिए शुक्रगुजार करते हैं, और आने वाले साल के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। रीइन्वेगोरेट मतलब अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, टू एक्सेप्ट एवरी गुड थिंग विच इज कमिंग इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। थीम क्या है? Chinese New Year is one of the major festivals in Chinese culture. Just like other ethnic communities of the world, in China too, the New Year is the most important day of the year. This is the time when the family members strive to be with their near and dear ones. They regard this as a time to usher out the old year and welcome the new with great festivals and merrymaking. अब इसमें भी वो यही बात दोबारा से कह रहे हैं कि ये चाइना के लिए, चाइनीज के लिए ये ऐसा वक्त होता है जब वो अपने खानदान और अपने रिश्तेदारों के साथ मौजूद हों और अपने पुराने साल को अलविदा कहते हैं और नए साल को बड़ी अच्छे तरीके से, पुरमसरत तरीके से और खुशियों के साथ मनाते हैं और उसका वेलकम करते हैं। ग्लॉसरी में एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? ताल्लुक, एसोसिएट होना। सेलिब्रेशन, टू सेलिब्रेट, जश्न मनाना। कस्टमरी, रिवाज। गैदरिंग, जमा होना, इज्तिमा होना। ल्यूनर का मतलब होता है रिलेटेड टू द मून। कमरी, पार्टेक, शिरकत करना। रिसिपिएंट, रिसीव करने वाला, वसूल करने वाला। री इन्वेगोरेट, ताकतवर बनाना, अपने आप को दोबारा से रिफ्रेश करना, स्ट्रेंथन करना। सिंबलाइज का मतलब होता है अलामत के तौर पे इस्तेमाल करना, और ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और वी कैन से खुसूसियात। Give the meanings of each word that are used in the lesson.
मैं आपको उर्दू मीनिंग्स बताऊंगी, आपको इंग्लिश मीनिंग्स इसके पता होने चाहिए, आपकी ग्लॉसरी में भी लिखे हुए हैं और ये आपके एमसीक्यूज में एज अ सिनोनिम्स आ सकते हैं। गैदरिंग्स, इज्तिमात, कस्टमरी जो मामूल हो, जो रवाज हो, थॉरली मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली, कॉमन प्लेस का मतलब होता है मामूल, आम जगह, पार्टेक हिस्सा लेना, ट्रेड्स करेक्टर, और रीइन्वेगोरेट अपने आप को मजबूत करना या मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन करना, अपने आप को रिफ्रेश करना। पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि आपको नाउन बनाना है फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड यूज द नाउन इन सेंटेंसेस। जैसे सेलिब्रेट को सेलिब्रेशन को कन्वर्ट करके इन्होंने नाउन बनाया, इसी तरह आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपने इनको कन्वर्ट करना है एंड यू हैव टू यूज देम इन योर सेंटेंसेस। नंबर 1 गैदर का क्या चेंज होगा? गैदरिंग, सिंबॉलिक, सिंबल, प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी, डेकोरेट, डेकोरेशन। ज्यादातर ये वर्ब्स दिए मैं आपको। इनकरेज, इनकरेजमेंट। सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ये मैं आपको पूरे चैप्टर की ट्रांसलेट करा चुकी हूँ, इसलिए आपको यहीं पर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडर यू हैव टू करेक्ट द ऑप्शन, the correct option. Chinese New Year falls somewhere between January 21st and February 20th. Paragraph 1 gives dash. ये आप पीछे से देखेंगे पैराग्राफ 1 में क्या है। पैराग्राफ 1 में स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर दी हुई हैं। अब ये जो नंबर 3 है और 4 है ये बहुत ही कॉमन सा है, जो पीछे साफ साफ दिया हुआ है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। बाकी सारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चन के आंसर्स आप अपने रजिस्टर्स में जो आपने इंग्लिश के लिए बनाए हैं उनके ऊपर आप ये खुद सॉल्व करेंगे इनके आंसर्स पीछे चैप्टर से देखकर। नेक्स्ट है आपका ग्रामर पोर्शन। इसमें वो बता रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन उस नाउन को बोलते हैं जो एज अ ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ऐसा नाउन, ऐसा अल्फाज जो ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं गैंग, क्राउड, कमेटी, क्लास, क्रू, ऑडियंस, फैमिली। I will do 1 or 2 for you, or rest of you have to do by yourself. Number 1 is it is typically for a Chinese dash to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve. It is typically for the Chinese family. Next is the dash applauded heartily at the end of the concert. You can write audience here. The dash has just had a physics lesson. The class. बाकी आप खुद इसी हिसाब से इसके अंदर ब्लैंक को फिल करेंगे। यूज ऑफ मस्ट एंड मस्ट नॉट। मस्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी को हुक्म करो कि आपने करना ही करना है, यू मस्ट हैव टू डू इट। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस मतलब मस्ट जरूरी है, करना है। एंड मस्ट नॉट ऐसी बात जो प्रोहिबिट हो, जो मना कर दी गई हो और वो जरूरी हो मना होना। फिलिंग द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्ट नॉट। शी डैश ईट सो मच शुगर। सो यहाँ पर आएगा शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर। नेक्स्ट क्या होगा? स्टूडेंट्स डैश पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल। स्टूडेंट को मस्ट मतलब जरूर पास करना चाहिए, यहाँ पर मस्ट आएगा। बाकी रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग यू हैव टू do by yourself. Present indefinite and present continuous tense। आपको पता है present indefinite में just simple first form लगती है या s और es लगेगा, और present continuous में क्या लगता है? is, are, am लगता है और ing form of verb लगती है। So you have to change accordingly. Number 1, you dash chocolates। Not और like है, so
You do not like chocolates. She not study dash at the moment. इसका मतलब होगा कि वो भी नहीं पढ़ी, इस मोमेंट की बात हो रही है, तो इट इज अ कंटिन्यूअस टेंस. शी इज नॉट स्टडिंग एट दिस या एट द मोमेंट. दे नॉट ईट राइस एवरी डे. दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे. बाकी आप खुद करेंगे, लेकिन एक बात आप गौर से सुन लें कि देखिए अगर मैं सेकंड सेंटेंस को पढ़ती हूँ तो एट द मोमेंट की बात की है, मतलब इस लम्हे में वो नहीं पढ़ रही. लेकिन अगर आप पहले और दूसरे सेंटेंस को देखें तो ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आपको जस्ट वो स्टेटमेंट देते हैं, एक हैबिचुअल फैक्ट बताते हैं. ये इनडेफिनिट की वैसे भी एक निशानी होती है. नेक्स्ट बाकी जो तीन रह गए हैं वो आप खुद करेंगे. Punctuate the following paragraph. You have to punctuate this paragraph. This is the same paragraph from your chapter. So आप वहां से इसकी हेल्प ले सकते हैं. पंक्चुएशन ही के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, ये एक बार आप थॉरली इसको रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट है पेज 25, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. फॉर्म अ ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग फेस्टिवल्स. अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि उन्होंने आपको बताया कि अगर ओरली अगर आप किसी से कोई बात करते हैं, आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको रीजंस और फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए. तो डिफरेंट ये इन्होंने वोकैबुलरी दी हुई है कि आप ये बातें ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं. राइटिंग स्किल में है समराइज द लेसन एंड अरेंज द सेलिब्रेशन ऑफ चाइनीज न्यू ईयर क्रोनोलॉजिकली. क्रोनोलॉजिकली का क्या मतलब होता है कि यू कैन से कि ऑर्डर में आपको उसको अरेंज करना है. ऑर्डर ऑफ हैपनिंग. हैपनिंग मतलब जैसे जैसे कोई चीज हैपन होती है, मतलब सबसे पहले क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू देयर अकरिंग आपने उसको अरेंज करना है. उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली अरेंजमेंट या क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट. फेस्टिवल से पहले क्या होता है, फिर फेस्टिवल वाला दिन क्या होता है, उस शाम को क्या होता है, और एंड पे आपने लिखना है कि उसके सिग्निफिकेंस क्या हो रहे हैं एंड पे, जो मतलब थीम में बताया हुआ है. ये भी आप अपने रजिस्टर्स पे लिखेंगे इसको. राइट एन एसे ऑन कल्चर और कल्चरल फेस्टिवल्स. आपने ये ऐसे लिखना है इन योर ओन वर्ड्स ऑफ 220 to 250 वर्ड्स. मींस ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 पेजेस बनते हैं. इसके जो आप लिखेंगे ऐसे, उसके अंदर आपने हेड वो भी लिखनी है, कोटेशंस भी लिखनी है, और ये आप अपने रजिस्टर पे नीट करके लिखेंगे. पहले पैराग्राफ मतलब सबसे पहले तो आप बताएंगे फेस्टिवल्स क्या होते हैं. सबसे पहले पैराग्राफ में आप जो भी फेस्टिवल सिलेक्ट कर रहे हैं, ईद अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके बारे में मेन आइडिया देंगे कि ये क्या होता है, कब सेलिब्रेट होता है क्या. फिर नंबर 2 में आप बताएंगे कि वो वाला दिन किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है. नंबर 3 में ऑल द सिग्निफिकेंस और स्पोर्टिंग डिटेल्स के ऐसे ऐसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो सब कुछ आप एंड पे करके और उसको कंक्लूड कर देते हैं. दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी कि आपको नेट से देखना है कि चाइनीज ज़ोडिक जो साइंस होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपने देखना है. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 to more festivals that are celebrated around the world. और इसी तरह जो आप चाइनीज का देख रहे हैं यहाँ पर पूरा आप बता रहे हैं, उसी तरीके से आप कोई और कंट्री का भी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट के कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पस. सो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया. आई होप कि आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी. काइंडली आप अपना जो सारा काम है वो अपने रजिस्टर्स पे साथ साथ कवर करते जाएं, और जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपने उस पर सॉल्व करनी है. थैंक यू सो मच.